लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाइए, पासा पलटने वाला है। स्वागत है आपका मिडिल क्लास फैमिलियों के फेमस शहर मुंबई के अंदर। ये जो आज आपको हम कहानी सुनाने वाले हैं, ये काफ़ी प्राचीन ज़माने की कहानी है और ये कहानी केवल प्राचीन परिवारों में ही पाई जाती है। इस कहानी में अनपढ़ गवार से लेकर कंजूस मिडिल क्लास तक सारे लोग हैं। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कि कंजूसी के नाम पर नंबर 1 पर आने के लायक है। मिलते हैं विश्वनाथ परिवार से। अरे गुप्ता जी कैसे हैं? ये जो सज्जन अभी आप अपनी टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है राजा राम विश्वनाथ। ये इस कंजूस महाकंजूस विश्वनाथ परिवार के बाप हैं। इनसे बड़ा कंजूस आज तक आपने नहीं देखा हो। सुनिए, सैनिटाइजर ऑर्डर कर दीजिए। कहा है रे मालती, हमेशा सैनिटाइजर करती रहती है। एक जुगाड़ लाया हूँ ना, ला सैनिटाइजर। खत्म हो गया। ले, पानी भर दिया, अगले 2 साल तक चलेगा। मम्मी, आपने आज खाने में क्या बनाया है? आलू मटर। अरे मम्मी, आज फिर आलू मटर बना दिए। पापा मम्मी को बताओ ना यार, पिछले 10 साल से आलू मटर बना दिए। आलू मटर खा खा कर ना मेरे दिमाग भी और मुंह भी आलू मटर हो गया है। ये जो सज्जन आप अब देख रहे हैं, ये कंजूस नहीं है, ये तो पैसा उड़ाने के सबसे बड़े शौकीन है। विश्वनाथ परिवार के एक लौती संतान प्रताप विश्वनाथ, जिसका 10 साल से आलू मटर जैसी सब्जियां खाकर, पिताजी के सेकंड हैंड जूते पहनकर, नोकिया का 3310 से भी पुराना सोनी का मोबाइल चलाकर हालत खराब हो गई है और अब ये भी अपने पिताजी से फेडअप हो चुके हैं। ओ फेडअप, गुड इंग्लिश। तो चलो अब आगे की पंचायत जारी रखते हैं। क्या बात है बे, क्या बात है? आलू मटर खाने से ना शरीर में प्रोक्ति आती है, पावर आती है शरीर में, और तुम उसी आलू मटर को कह रहे हो। और हैं? चलो आलू मटर को एक बार के लिए साइड में रखो। क्या सा फोन दिलाया आपने मेरे को? कैमरा लिटरली 10 मेगापिक्सल का है सिर्फ। ढंग से चिड़िया तक का फोटो नहीं खींच पाते हम। हमारा फोटो खींचते हैं तो ऐसा लगता है काले डांबर का फोटो किसी घटिया चीज से खरीद मतलब क्लिक कर रहे हो। काले डांबर से भी गंदी शक्ल दिखती है हमारी। अरे अब तो नया फोन दिला दो। बहुत चपड़ चपड़ करने लगे हो तुम प्रताप। तुमको नया फोन चाहिए? नया फोन चाहिए? ले, ये ले पैसे, जा अपने नया फोन ले आ। दो पैसे दो। पापा जी, ये तो 3200 रुपये ही है। 3200 में तो सोनी से भी घटिया फोन आएगा। थोड़ा कम से कम 20,000 रुपये तो दो। 20,000 रुपये? कभी खुद से तूने 20 रुपये भी कमा कर दिखाए हैं? 20,000? अभी तक नौकाए का 3310 रगड़ रहा हूं मैं, और नवाब साहब चले हैं 20,000 का स्मार्टफोन खरीदने। कोई स्मार्टफोन नहीं खरीदना, और ज्यादा बोलोगे ना तो ये नौकाई का 3310 ही तुम्हारे मुंह में घुसेड़ देंगे हम। अरे यार पापा, पोछा लगा दे। अरे यार, जा रहा हूं। एक तो रोज डिस्टिंग करूं, इनके लिए पोछा लगाऊं, और कुछ काम भी नहीं मिलता। पापा जी की अलमारी साफ कर दे तो। ये क्या है? दादाजी की पुरानी डायरी। देखते हैं इस डायरी के अंदर अगर कुछ हुआ तो।
फटाफट से डायरी खोल कर देखते हैं ऐसा क्या है इस डायरी में। अरे ये क्या लिखा है? 002896 मंदरपुर मुंबई। ये तो दादाजी का सिग्नेचर है। ये जगह के बारे में हम कभी सुने नहीं है। ये मंदिर दादी जी बताया करती थी। दादाजी का और दादी जी का गांव था मंदरपुर में। मुझे जी एक तो ये जाले इतने ज्यादा हो गए हैं। पापा जी का कंप्यूटर देखते हैं। ई पापा जी का कंप्यूटर चलता भी है अब 10 साल पुराना। चालू तो हो रहा ही है। चल गया फटाफट से मंदरपुर के बारे में सर्च करता हूँ। इस कंप्यूटर में कई सारा वीडियो है लेकिन ये एक वीडियो इसमें शकल नहीं है। मुझे नहीं पता अगर ये मेरा छोटा होगा। मैं मंदरपुर से बात कर। मेरा नाम गोविंद विश्वनाथ। ये अपनी कोड छोड़ के जा रहा हूँ। 002896 मंदरपुर 1982 जो मैंने कोऑर्डिनेट किया है वहां करके टप। इस डब्बे के नीचे अंग्रेजों ने न छुपा रखा। ये मेरा आखिरी रिकॉर्ड। मैं इसे अपने अगर ये लैपटॉप मेरे पोते को मिल या मेरे बेटे को राजा राम, तुम लोग मेरे मंदरपुर तक पहुंच जाना। ये मिलेगा तुम्हें। ये रिकॉर्डिंग तो 1982 का है मंदरपुर से। और ये तो दादाजी है ना, नाम बताया था गोविंद विश्वनाथ, दादाजी का आवाज था। लेकिन ऐसा क्या होगा मंदरपुर में जिसके लिए दादाजी बोल रहे हैं? ये 002896 का मतलब भी नहीं पता मुझे क्या है। 002896 इसे डिकोड करना पड़ेगा मुझे इसे डिकोड करना पड़ेगा बैठ के। 002896 00 कोऑर्डिनेट से 1085791610518 8698 1051 ये सारे। लेकिन मंदरपुर तो बहुत पुराना गांव है और गूगल पर भी मंदरपुर के बारे में कुछ, आई थिंक मंदरपुर वाली जगह का नाम मंदरपुर से चेंज होकर कुछ और रख दिया गया है। एक काम करता हूँ, बॉन्टी के पास जाके पूछता हूँ। यानी इसके लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, अब आपको चलते हैं सदियों में लेकर। ये बात है 1982 की। सॉरी थोड़ा पीछे लगा। ये बात है 1979 की। मंदरपुर एक ऐसा शहर जहाँ पर ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, मंदरपुर का सबसे मशहूर पहाड़ नील पहाड़। इस नील पहाड़ में लोग ऐसा कहते थे कि सदियों पहले यहाँ पर अंग्रेज और बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग खजाना छोड़ गए हैं। ये जगह पुराने ज़माने के वसूलों पर चढ़ती थी, ना कि नई दुनिया के। इन लोगों को नोकिया के फ़ोनों के बारे में भी नहीं पता था। ये चिट्ठी और वो बोलने वाले टेलीफोन से लेकर पुरानी हर चीज़ को इस्तेमाल करते थे। यहीं पर जन्म हुआ था इस लेडी के हाथों एक बच्चे का, जिसका नाम रखा गया, ये खड़ा हुआ है जो यहाँ पर बच्चा, गोविंद विश्वनाथ। और ये था प्रताप और राजा राम के पिता और प्रताप के दादाजी।
इनका जन्म हुआ था 1979 में। नहीं 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 नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इनका जन्म हुआ था 1968, लेकिन इनका जन्म मंदरपुर में नहीं बल्कि अलीपुर में हुआ था। अलीपुर से इनका पूरा विश्वनाथ परिवार था तो मंदरपुर से, लेकिन अस्पताल जाने के लिए उस टाइम पर अस्पताल जाने के लिए इनको मंदरपुर से अलीपुर जाना पड़ा, तो इसका जन्म अलीपुर में हुआ है, लेकिन ये रहते मंदरपुर में थे। गोविंद की सबसे अच्छी जगह थी जो उसको सबसे अच्छी लगती थी, वो थी ये नील पहाड़। इस नील पहाड़ को गोविंद अपने जहन में बसा लिया था कि ये कोई प्राचीन पहाड़ है। गोविंद अपने दोस्त महेश और अपनी एक सहेली जवीना के साथ और अपनी माँ ज़ुबैर और अपनी चाची वकीना के साथ यहीं पर आता था, क्योंकि उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि इस पहाड़ के अंदर क्या सच में ऐसा कोई खजाना है जिस खजाने को पाने के लिए लोग इतने उतावले हैं। गोविंद को पता था, इसलिए गोविंद ने जगह जगह जाकर मंदरपुर में ये बात पता करना शुरू कर दी। उसे मंदरपुर में एक तांत्रिक बाबा मिले। उन तांत्रिक बाबा का नाम था पंडित लाल किशन सरकारी। उनका नाम था पंडित लाल किशन सरकारी। पंडित लाल किशन ने उसे बताया कि कई साल पहले नील पहाड़ को बनाया गया था, और नील पहाड़ को बनाते बनाते एक मजदूर को नील पहाड़ से एक अजीब सा नीले और वाइट कलर का डब्बा मिला था, जिस डब्बे के अंदर दुनिया की ऐसी सबसे कोई तो कीमती चीज़ थी जिसको देखकर उसका दिमाग फट गया। उसे ये चीज़ किसी को भी वापस नहीं करनी थी और ना ही इस चीज़ को दुनिया के सामने लाना था। इसलिए उसने अपने साथ एक कुल्हाड़ी ली और वो पहाड़ के बहुत ज़्यादा नीचे चला गया और वहीं पर अपनी गर्दन वहीं पर उस चीज़ को दफना दिया और फिर उस तलवार से अपनी गर्दन उड़ा दी। उसके बाद इनके साथियों ने उसकी समर्थी बनाने के लिए उस पहाड़ के नीचे ही उसे दफना दिया। तब से लेकर आज तक लोग ऐसा कहते हैं कि इस पहाड़ के नीचे वो डब्बा आज भी दफन है, और उस डब्बे को हासिल करने के लिए इस पहाड़ की सबसे नीची टापी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सबसे नीची टापी पर जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी सबसे नीची टापी पे ना ऑक्सीजन है ना ही कुछ है। तो आज तक कोई भी सबसे नीचे जाकर वो डब्बा हासिल नहीं कर पाया है। जिन्होंने भी करा 200 लोगों ने कोशिश करी थी, लेकिन 200 के 200 लोग नीचे जाकर अपनी जान से हाथ डो बैठे। आज भी नीचे 200 से ज़्यादा कंकाल पड़े हुए हैं, क्योंकि सब लोग ऑक्सीजन के मारे मर गए और कोई भी उस नीले डब्बे को आज तक नील पर्वत से हासिल नहीं कर पाया। नील पर्वत के एक राजा भी हैं, और वो राजा है वो मजदूर जिसने उसे दफनाया था। वो मजदूर इसकी रखवाली करता है और जो भी आता है वो उसको जान से मार देता है। गोविंद को उस पैकेट को वहाँ से नील पर्वत से निकाल कर किसी ऐसी जगह पे रखना था जहाँ पर, इसलिए नील ने पंडित लाल किशन के साथ ऐसे कई 15 ऐसे 20-25 पंडित से भी ज़्यादा, कम से कम 1000 पंडितों को बुलाकर वहाँ पर यज्ञ कराया। वहाँ नीचे उसने ऑक्सीजन के बंदोबस्त के लिए वहाँ साइड से दीवारें तोड़कर बाहर निकल गया, और चारों तरफ से अब बाहर निकलने का रास्ता था। और वहीं पर उसने उस ज़मीन में आग लगा दी। वहीं पर उसने वो ब्लू कलर का डब्बा भी ढूंढ लिया था गोविंद ने, और लेकिन वहाँ अचानक से आग लगने लग गई। जिस आग से गोविंद बच तो गया, लेकिन गोविंद के पेट वाले हिस्से के पास, यानी उसके आगे के हिस्से में आग लग गई। गोविंद कई दिनों तक अस्पताल में था, लेकिन गोविंद ने किसी को नहीं बताया था कि उसने वो नीला डब्बा हासिल कर लिया था। एक दिन गोविंद जब सो रहा था, तब गोविंद को उस नीले डब्बे के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई थी, और गोविंद को पता था कि गोविंद इसे कहीं दफना सकता है। तो गोविंद अपना ही एक पुराना लैपटॉप उठाकर उसके साथ एक सीक्रेट जगह पर गया, जिस जगह के कोऑर्डिनेट्स उसने अपनी डायरी के सहित
उसने एक ऐसी जगह ढूंढी जो आज तक कोई नहीं जानता और वहीं पर इसे दफना दिया। वहीं पर उसने जब वहीं पर वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन अब वो बुढ़ा होने लगा था। सच बात तो ये थी कि इसका जो एक्चुअल जन्म था वो 1954 में हुआ था, लेकिन बहुत से लोग मानते थे कि इनका जन्म 1968 में हुआ और बहुत जवानी में ये गुजर गए। लेकिन इसका असली बर्थ डेट किसी के सामने नहीं आया था, इसलिए मैंने भी आपको पहले नकली बताया। बुढ़े होकर इनके दिल में जो जला था आग, उससे इन्होंने अपनी आखिरी सांसें गिनी और ये लैपटॉप पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। ये लैपटॉप सहित वो वहीं मर गए। वहीं से इनकी लाश को ले जाया गया। इनकी वो डायरी और वो प्राचीन लैपटॉप को इन्हीं की आगे होने वाली पीढ़ियों को दे दिया गया और फिर तब जाकर आज 2026 में उनकी पांचवी या छठी पीढ़ी यानी विश्वनाथ कंजूस परिवार को अमीर बनने का एक मौका मिला है। उनको ये और प्रताप इस रिकॉर्डिंग को सुनकर क्या करेगा अब हम देखते हैं। भाई देख, अपुन तेरी बात समझता है प्रताप, लेकिन ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां होती है, इन पे विश्वास मत कर, तुझे छलावे में फंसा देंगी ये कहानियां। ऐसा गजब टोपीबाज दोस्त है बे, तुझसे मदद मांगने और तू मुझे ये कह रहा है। पापा अरे क्या हो गया रे सुअर, क्यों गीदड़ की तरह गड़ा फाड़े जा रहा है? आपने मुझे दादाजी के बारे में सब कुछ बताया, सिर्फ एक बात छोड़ दी। कौन सी बात की बात कर रहा है तू बेटा? जब मैं दादाजी की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, उसमें से मुझे दादाजी का विंडोज एक्सपी का लैपटॉप और ये उनकी प्राचीन डायरी मिली, जिसके एंड पेज पर 1982 मंदरपुर की लोकेशन के साथ कोऑर्डिनेट्स और एक नंबर है 002896 और एक अजीब सा नीले कलर का डब्बा। उस लैपटॉप से मुझे दादाजी की पुरानी रिकॉर्डिंग मिली है। इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी आपने मुझसे पापा। वो बेटा बेटा बैठ बैठ, एक बार आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुझे इस राज के बारे में ज़रूर पता चलेगा, इसलिए मैं इस दिन के लिए पहले से ही तैयार था। जब तेरी दादी ने जब मुझे ये प्राचीन चीज़ें दी, तब मुझे बचपन में से पढ़ने को मना करा। जब तक मैं 18 साल का ना हो जाऊँ तब तक इन चीज़ों को छूने को मना करा। लेकिन जब मैं 18 साल का हुआ तब मैंने फाइनली उस डायरी को और वो रिकॉर्डिंग को मैंने भी सुना और मैं मंदरपुर गया था। ये रिकॉर्डिंग मैंने 2002 में सुनी थी और 2002 में मैं मंदरपुर गया था। जब तेरी माँ से मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उसके 2 साल पहले 2002 में मैं गया था मंदरपुर। और मंदरपुर में मैंने बहुत लोगों से पूछा, वहाँ पर मुझे पंडित निक्षेत मिले, जिनके पूर्वज हैं पंडित लाल किशन, जिन्होंने गोविंद यानी कि मेरे पिताजी की काफ़ी मदद की थी। और ये जो ब्लू डब्बा है, इसमें खजाना है। आज तक ये ब्लू डब्बा किसी को नहीं मिला। तेरे दादाजी इसे नील पर्वत से निकाल कर कहीं दफनाया है और इन सब के बारे में हमें अब कुछ नहीं पता है। तुझे पूरी कहानी बताता हूँ। समझ आ गई बेटा तुझे कहानी? मैं भी इस मिस्ट्री को पिछले 18 साल से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पता है मैं इतना कंजूस क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपना सारा पैसा पिछले 18 सालों में इस मिस्ट्री को ढूंढवाने के लिए जानता हूँ। मुझे उस टाइम लगता था कि पिताजी अब भी जिंदा हैं, मरने का ढोंग कर रहे हैं और वही हैं, और उन्होंने मदद मांगने के लिए ये चिट्ठी और ये छोड़ी है। लेकिन मुझे क्या पता था वो मर चुके हैं। और ये एक 18 साल पुरानी, और ये जो रिकॉर्डिंग है आज से 40 या फिर 35 साल पुरानी रिकॉर्डिंग से इतना पता चलता है कि दादाजी चाहते हैं कि ये ब्लू डब्बा किसी को मिले। हमारी पिछली
हमारी पिछली 3 पीढ़ियों से कोई इसे हासिल नहीं कर पाया है। लेकिन बेटा एक काम कर, अब मैं तुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि तू मंदरपुर जाकर उस ब्लू डब्बे को ले आ। उस ब्लू डब्बे को लाने के बाद शायद हम कंजूस से करोड़पति या लखपति बन जाए। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ मंदरपुर ट्रेन से। ये जगह तो कितनी सुंदर है, पहाड़ों पे बर्फ, लेकिन मंदरपुर का वैसा हाल नहीं रहा जैसा 35 साल पहले था। ओ, भाई साहब सुनिए। हाँ जी भैया जी बोलिए। भाई साहब वो ये पंडित निक्षेत कहाँ पर मिलेंगे, आप कुछ जानते हैं? उड़ी बाबा पंडित निक्षेत, हाँ वो वहाँ रहते हैं। हाँ बेटा बोलो। क्या? मैं पंडित निक्षेत नहीं हूँ, वो मेरे पिताजी थे जिनका देहांत आज से 15 साल पहले हो चुका है। मैं उनका बड़ा बेटा। मैं उम्र 21 साल। मेरा नाम आदित्य यादव है, आदित्य यादव दास। मैं यहाँ का पंडित हूँ। बताइए प्रताप जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या आप यहाँ के सारे इतिहास के बारे में जानते हैं? 1982 में मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। अगर आपके पापा जी ने कभी आपको बताया होगा उनके बारे में, मेरे दादाजी का नाम गोविंद विश्वनाथ। याद आया, मेरे पिताजी पंडित निक्षित ने बताया था कि उनके पूर्वज पंडित लाल किशन के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी गोविंद विश्वनाथ जी की, और गोविंद विश्वनाथ जी मेरे पिताजी की भी एक अच्छे मित्र थे। तो अच्छा, तो क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं कि उन्हें एक नीले कलर का डब्बा चाहिए था? क्या कहा आपने? नीले कलर का, नील पर्वत का प्राचीन डब्बा? एक मिनट। ये रहा वो डब्बा, उस डब्बे का नक्शा। वो डब्बा नहीं बराबर था, लेकिन आपके दादाजी गोविंद विश्वनाथ जी ने इसको कई और अपने मरते दम तक दफना दिया था। और इसका आज तक ये कहाँ है, पूरे मंदरपुर में कोई नहीं जानता। और इस बात को आज से 35 साल हो चुके हैं। 35 साल। 35 साल में यहाँ की पूरी पीढ़ियाँ बदल चुकी हैं। कोई ज़्यादातर यहाँ के नए बच्चे या यहाँ की नई पॉपुलेशन कोई भी इस इतिहास के बारे में नहीं जानता, सिवाय मेरे। इस इतिहास को और कोई भी नहीं जानता, और ये इतिहास दबा हुआ ही रहे, इसलिए मैंने भी कभी मंदरपुर में किसी को इसके बारे में ठीक से नहीं बताया। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। आपके दादाजी की मौत मंदरपुर के नील पर्वत के पीछे वाले दीवार के पास हुई थी। शायद वही कहीं पर ये ब्लू डिब्बा छुपा हुआ है। इधर कितनी मिट्टी है। ये नीले कलर का डिब्बा मैं कैसे ढूंढूंगा इधर? मुझे इधर खुदाई करनी पड़ेगी। इधर एक गाँव में फावड़ा तो मिलता ही है। ये क्या मिला है? ये डब्बा उस नीले ब्लू कलर के डिब्बे का नक्शा। ये क्या चमक रहा है? ये डब्बा मिल गया मुझे। इस डब्बे में ऐसा क्या है? फटाफट से चलता हूँ घर। आज मैं दिल्ली का को सीईओ, पूरे दिल्ली का, रविंद्र कुमार
आज आप सब लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि ये नीले कलर का प्राचीन डब्बा जिसकी खोज पिछले 35 साल से चल रही थी मंदरपुर में, उसको एक नौजवान प्रताप विश्वनाथ ने ढूंढ निकाला है। इसके अंदर वो पेन है जिस पेन के अंदर हर पेन में 50 हीरे जमे हुए हैं और साथ ही साथ सोना भी है, और ये ब्लू कलर हीरे को पिघला कर बनाया के इसकी कीमत है 7,900 करोड़। इसमें से एक पेन, जो कि एक पेन की कीमत है 200 करोड़, और ये पूरा डब्बा सरकार रखती है, और 3 पेन यानी कि 600 करोड़ प्रताप विश्वनाथ को दिया जाता है। थैंक यू। मैं जो कुछ भी हूँ अपने दादाजी की वजह से हूँ। उन्होंने सबूत छोड़े थे, उन्होंने इस पेन को काटा था। मेरे दादाजी गोविंद विश्वनाथ ने इस पेन को मंदरपुर में काटा था। वो पले बड़े मंदरपुर में ही है। अफसोस 13 मार्च 1982 को मंदरपुर में उनका देहांत हो गया। शुक्रिया। मेरा बेटा। और इसी तरह हो गया इस कहानी का हैप्पी एंडिंग।